इसके पहले बच्चों हम लोग पूर्ण वाक्येन उत्तरत इन प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। अंतिम प्रश्न लिखना शेष रह गया था, जिसके विषय में आपको बताए थे कि कह शोभते, कौन सुशोभित होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमें पूर्ण वाक्य में लिखना है। अब चले हम यह उत्तर पूर्ण करते हैं। कह शोभते, इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। कह शोभते मतलब कौन सुशोभित होता है। तो इसका उत्तर होगा यह अनागतम कुरुते सह शोभते। श्लोक में दिया गया था अनागत सह कुरुते सह शोभते। इस तरह से हम पूर्ण वाक्य में इनका उत्तर लिख लेंगे। अब अगला प्रश्न बड़े ध्यान से देखें। लगभग हर पाठ में इस तरह का प्रश्न मिलता है कि रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार मानकर प्रश्न का निर्माण कीजिए। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है, प्रश्न अगर एक प्रश्न में एक शब्द में उत्तर दें तो वही शब्द आएगा, इसलिए उसका आधार बनाना। जैसे यहाँ पर है क्षुधार्तः, यहाँ पर है दधिपुच्छः, यहाँ पर है स्वामिनः, उसके बाद हस्तपादादिकाः, उसके बाद बिले। पहला इसमें है प्रश्न। इस तरह से अपनी कॉपी में बड़े अच्छी राइटिंग में आप लोग भी रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत लिख लेंगे। उसके बाद पहला है क्षुधार्तः सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। भूखा सिंह कहाँ पर कुछ भी भोजन नहीं प्राप्त किया। तो यहाँ पर कीदृश सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, इसके विषय में हमने आपको बता दिया था। दधिपुच्छः नाम श्रृगालः गुहायाः स्वामी आसीत्, यहाँ पर कः श्रृगालः गुहायाः स्वामी आसीत्। आगे था एषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति। तो एषा गुहा कस्य सदा समाह्वानं करोति या आवाहनं करोति। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादिकाः क्रियाः न प्रवर्तन्ते। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादिकाः की जगह काः लिख दिया, काः क्रियाः न प्रवर्तन्ते। इसके बाद है आह्वानेन श्रृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति। इसका उत्तर आह्वानेन श्रृगालः, बिले की जगह कत्र या कस्मिन दोनों में से कोई एक शब्द लिखेंगे, उसका उत्तर हो जाएगा। तो किस में प्रवेश करके सिंह का भोजन बनेगा। तो यह बिले का कस्य कर दिए। तो अधिकांश ध्यान देना है कि किम शब्द का रूप जिस विभक्ति, जिस वचन में, जिस लिंग में रेखांकित शब्द है, उसी वचन, उसी विभक्ति, उसी लिंग में हमें रखना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखें क्षुधार्तः मतलब कैसा विशेषण बन गया, कीदृश। कह दधिपुच्छः पुल्लिंग एक वचन प्रथमा का है, तो कह हमने रख दिया। स्वामिनः षष्ठी एक वचन है, तो पुल्लिंग का तो हम यहाँ कस्य रख दिए षष्ठी एक वचन में। यहाँ पर हस्तपादादिकाः क्रियाः, ये स्त्रीलिंग का प्रथमा बहुवचन है, तो काह रख दिया स्त्रीलिंग प्रथमा बहुवचन में। बिले सप्तमी एक वचन है, तो कस्मिन सप्तमी एक वचन है, कस्मिन की जगह कुत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। केवल इन्हीं शब्दों को बदल करके हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके पूरा वाक्य फिर से लिख देते हैं। यह प्रश्नवाचक वाक्य बनाना हुआ। बार बार मैं बताता हूं इस बात को कि कुछ बच्चे केवल एक शब्द ही लिख करके छोड़ देते हैं। अगर इस तरह से आए कि प्रश्न रेखांकित पदों को आधार बनाते हुए प्रश्नवाचक वाक्य बनाइए, तो प्रश्न निर्माण कीजिए, उसमें पूरा प्रश्नवाचक वाक्य हमें लिखना है। आगे का प्रश्न ध्यान से समझें बच्चों। घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत, घटना के क्रम के अनुसार वाक्य लिखिए। अब यहाँ पर देखें, घटनाक्रम के अनुसार हमें वाक्य लिखना है, तो कई वाक्य यहाँ पर दिए गए थे। अब उन वाक्यों को हमें क्रम से बनाना है। ये देखिए प्रश्न में पहले वाक्यों का अर्थ समझ लेते हैं, उसके बाद घटनाक्रम से वाक्य स्वयं बन जाते हैं। यहाँ है, पहला है
गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृगालः समागच्छत्। गुफा का मालिक दधिपुच्छ नाम का सियार वहां पर आ गया। दूसरा है वाक्य, सिंह एकां महतीं गुहाम अपश्यत्। शेर एक बहुत बड़ी गुफा देखा। परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तो जातः। घूमता हुआ सिंह भूखा हो गया। दूरस्थ श्रृगालः रवं कर्तुम् आरब्धः। दूर में स्थित होकर के सियार आवाज करना शुरू कर दिया। सिंह श्रृगालस्य आवाहनम् अकरोत्। सियार का आह्वान शेर करने लगा। दूरम पलायमानः श्रृगालः श्लोकम अपठत्। दूर भागता हुआ सियार श्लोक पढ़ने लगा। गुहायाम कोपि अस्ति श्रृगालस्य विचारः। गुफा में कोई है, ऐसा सियार का विचार था। अब इसको हम क्रम से पहले बना लेते हैं। देखें किस तरह से हम इसका उत्तर लिखेंगे। पेंसिल ले लिया, उसके बाद इसमें सोचा कि कौन पहला होगा। सबसे पहले इसमें होगा घूमता हुआ सिंह भूख से व्याकुल हो गया। फिर क्या हुआ, सिंह एक बहुत बड़ी गुफा देखा। दूसरा नंबर ये हमने लिख दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कुछ देर में गुफा का स्वामी दधिपुच्छ वहां पर आ गया। ये तीसरा हो गया। फिर आ गया तो क्या हुआ, वहां पर आया तो सियार ने सोचा कि यहां तो लगता है बिल के अंदर कोई शेर बैठा हुआ है। तो ये चौथा, ये होगा 6 नंबर। गुफा में कोई है, ऐसा सियार का विचार हो गया। तब उसने क्या किया, जब वहां पर समझा कि कोई है तो जोर जोर से वह हल्ला करने लगा, आवाज करने लगा कि कोई अगर हो तो बिल नहीं बोल रही हो, बुलाती तब मैं आता। तो यहाँ पर ये दूर होकर के आवाज करने लगा। या 5 नंबर हो गया। उसके बाद जब सुना सिंह तो सोचा सियार कहीं चला जाएगा, तो आवाज करने लगा। ये 6 हो गया। उसके बाद जब आवाज सुन लिया तो सियार सोचा यहाँ रहना ठीक नहीं है, तो वह श्लोक पढ़ने लगा। ये देखिए इस तरह से क्रम से हम इसको लिख लेते हैं। अब वाक्य देखिए, पहला हो गया परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तो जातः है। तो यहाँ देखो प्रश्न में हम यहाँ उत्तर लिख देंगे। पहले में परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तो जातः, घ नंबर का सेंटेंस पहले आ गया। अब दूसरे सेंटेंस में देखिए, दूसरे में आ जाएगा ख नंबर, सिंह एकाम महतीम गुहाम अपश्यत। तो यहाँ पर दूसरे में हमने लिख दिया ये सिंह एकाम महतीम गुहाम अपश्यत। फिर प्रश्न में देखें जो हमने उत्तर यहाँ पर बनाया है, यहाँ पर लिखा है तीसरे नंबर में क नंबर, गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृगालः समागच्छत्। तो यहाँ तीसरे में हम क नंबर फिर लिख देंगे। यहाँ देखो गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृगालः समागच्छत्, ये क नंबर तीसरा रखिए। फिर चौथा नंबर यहाँ से देखा बनाया था जो ये गुहायाः स्वामी कोपि अस्ति इति श्रृगालस्य विचारः, 6 नंबर चौथा है। तो यहाँ चौथे में हमने सीधे 6 नंबर लाके रख दिया, गुहायाम कोपि अस्ति इति श्रृगालस्य विचारः। फिर 5वें नंबर में हमने यहाँ से लिया, 5वें नंबर से बनाया दूरस्थः श्रृगालः रवं कर्तुम् आरब्धः। दूर में स्थित होकर के सियार जोर जोर से आवाज करने लगा, घ नंबर। तो यहाँ पर देखें ये हो गया 5वें में घ नंबर, दूर रह करके सियार जोर जोर से आवाज करने लगा। इसके बाद 6 नंबर में देखें, 6 नंबर में फिर है यहाँ सिंह श्रृगालस्य आवाहनम् अकरोत्, सिंह सियार का आह्वान किया। तो इसी वाक्य को हम यहाँ इस क्रम में 6 नंबर में रख देंगे, सिंह श्रृगालस्य आवाहनम् अकरोत्। इसके बाद अंतिम 7वां वाक्य हो गया है कि दूर भागता हुआ सियार श्लोक पढ़ने लगा। तो 7वें में हमने रख दिया यहाँ पर दूर पलायमानः श्रृगालः श्लोकम अपठत्। तो इस तरह से इन वाक्यों को यहाँ से हम क्रम से रखेंगे, तब इसका उत्तर होगा। इसको हम क्रम से रख देंगे यहाँ ला करके, यह उसका उत्तर होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वही प्रश्न में इस तरह से 1 2 3 5 6 लिख दिए और कहे उत्तर हो गया। यह उत्तर लिखने का सही तरीका नहीं है बच्चों। इस तरह से हमें नहीं करना है कि 1 2 3 4 5 6 वहीं लिख दिए और कहे कि ये प्रश्न का उत्तर हो गया। हमें पहले बना लेना है अच्छे से, उसके बाद ये पेंसिल से 1 2 3 लिख लेना है, फिर पेंसिल से इसको मिटा भी सकते हैं। जब हमारा उत्तर वहां बन जाए तो हम इसको यहाँ से हटा दिए। तो इस तरह से यह प्रश्न का प्रश्न है और यहाँ यह प्रश्न का उत्तर हो गया है। इस तरह से हमें 1 2 3 4 5 6 7 क्रम से ये 7 लिख करके 1 में ग, 2 में ख है, 3 में क है, 4 में 6 है, 5 में घ नंबर का है, 6 में न नंबर का है, 7 में च नंबर का है।
इस तरह से आप इसको देख करके उत्तर आराम से लिख सकते हैं। और अच्छे पहले नंबर देख लिया, उसके बाद उस वाक्य को उसी क्रम से कॉपी में शुद्ध और साफ सुथरी लिखावट में लिख लेंगे। मेरे समझ से यह घटनाक्रम के अनुसार उत्तर लिखना आपको मुश्किल नहीं होगा। इसमें जितने वाक्य रहते हैं, कभी कभी उतने मार्क रहते हैं, कभी कभी उसके जैसे 8 वाक्य दे दिया तो 4 अंक दे दिया, कभी कभी 5 ही वाक्य दिया 5 अंक दे दिया, 5 मार्क दे दिया। इस तरह से तो हमें पूरा वाक्य वहां क्रम से लिखना चाहिए, तब उसका पूरा उत्तर माना जाता है। अब हम सब आगे के प्रश्न पर ध्यान देंगे। इसमें लिखा है क्वेश्चन 6 षष्ठ अभ्यास यथा निर्देशम उत्तरत। क्या लिखा है? यथा निर्देशम उत्तरत। यहाँ पर देखिए यथा निर्देशम उत्तरत। तो एक एक करके इनका प्रश्न और उत्तर हमको लिखना है कॉपी में। कॉपी में इस तरह हमने देखिए लिख लिया, पहले यथा निर्देशम उत्तरत, फिर प्रश्न वहां से नोट कर लिया अपनी पुस्तक से जो प्रश्न है। एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंतयत अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्यया सह पदानि अपि लिखत। आपको प्रश्न का उत्तर समझ में आ जाना चाहिए कि प्रश्न कह, पहले तो प्रश्न की भाषा समझ में आ जाना चाहिए कि प्रश्न में कहा क्या जा रहा है। कभी कभी उत्तर जानते हैं लेकिन प्रश्न नहीं समझ में आता है तो भी नहीं कर पाते हैं। तो प्रश्न सबसे पहले हमें समझना चाहिए। इसमें कह रहे हैं कि एक गुफा को देख कर इस वाक्य में कितने विशेषण पद हैं। तो विशेषण पद जो किसी पद की विशेषता बताएंगे, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएंगे। यहाँ पर गुहा मतलब गुफा को, यह विशेष्य है, इसकी विशेषता बताई जा रही है। यहाँ पर इसकी विशेषता बताई जा रही है, गुहाम की विशेषता बताई जा रही है। तो इसकी विशेषता कौन कौन से शब्द बता रहे हैं? इसकी विशेषता कौन कौन से शब्द बता रहे हैं? इसकी विशेषता एक तो बता रहा है एकम, एक गुफा, संख्यावाचक विशेषण। दूसरा बता रहा है महतीम, बहुत बड़ी गुफा। तो गुफा में अगर द्वितीय एक वचन है तो महतीम में द्वितीय एक वचन होगा, एकाम में भी द्वितीय एक वचन होगा। ये विशेषण भी स्त्रीलिंग के होंगे। तो ये इसमें दो कितने विशेषण पद हैं? तो हम कह सकते हैं द्वे विशेषण पदे, पदम पदे पदानि, इस तरह से इसका रूप चलेगा। 2 विशेषण पद हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 होगा इसमें एकाम। अकेले लिखना है तो म लिख सकते हैं क्योंकि इसके बाद व्यंजन नहीं है, और दोनों मिलाकर लिखते हैं तो ऊपर अनुस्वार लगा देते हैं। इसमें आपको मन में कभी भी संदेह नहीं होना चाहिए कि म है कि अनुस्वार है। जब जैसे का के बाद अनुस्वार, उसके बाद म है, यहाँ म की जगह अनुस्वार हो गया। यहाँ म के बाद ग आया तो इसलिए म को अनुस्वार हो गया। लेकिन अगर अकेले शब्द लिखना है तो हमको पूरा म ही लिखना चाहिए। एकाम है और दूसरा महतीम है। ये 2 विशेषण पद हैं। एकाम और महतीम ये 2 विशेषण पद हैं। इसमें समझ में आ गया हो आपको? ये प्रश्न जो है व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। इसको यहाँ लिखा है संख्या के साथ पदों को भी लिखिए। तो यहाँ लिख दिया द्वे और बता दिया पहला है एकाम और दूसरा है महतीम। इसके बाद फिर इस तरह से कोई ना लिखे, कोई ऐसे भी लिख सकता है एकाम महतीम च, ये भी इसका ऐसे भी लिख सकता है। ऐसे आप संख्या करके ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों तरह से आपको बताना है, जैसे भी आप इसको बता देंगे दोनों सही रहेगा। आगे प्रश्न इसमें दिया है विशेष ख नंबर, तद हम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं इसका आह्वान करता हूं। अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम्। यहाँ पर अहम यह पद किसको प्रयुक्त हुआ है? मैं इसको बुलाता हूं। मैं मतलब कौन बुलाता है? मैं मतलब वहां पर सिंह कह रहा है कि क्योंकि अगर नहीं बुलाऊंगा तो यह दूसरी जगह चला जाएगा, इसलिए मैं इसे बुलाता हूं। इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान देंगे। ये है तद हम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं इसका आह्वान करता हूं। तो मैं किसके लिए आया है? मैं यहाँ पर
सिंह के लिए आया है। मैं किसके लिए आया है? मैं सिंह के लिए आया है। तो इसी को यहाँ पर उत्तर ही बताना है कि मैं यहाँ पर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। मैं यहाँ पर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, इसी का यहाँ पर हमें उत्तर देना है। मैं, हम, ये देखिए यहाँ पर है। ये और हम किसके लिए आया है? हम सीधे लिख दिए उत्तर में, सिंहाय, सिंह के लिए आया है। मैं किसके लिए आया है? सिंह के लिए आया है। फिर आगे प्रश्न देखें, यदि त्वं माम न आह्वयसि, अगर तुम मुझे नहीं बुलाते हो, अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, इसमें कर्ता क्या है? आह्वयस मतलब बुलाते हो। किसको कहा बुलाते हो? तुम बुलाते हो, तो तुम यहाँ पर कर्ता आएगा। त्वं बुलाते हो, कौन? तुम। तो यहाँ पर कर्ता आप लिख देंगे, कौन है? त्वं। यहाँ अकेला पद है, इसलिए मैं लिखेंगे, अनुस्वार नहीं लगाया। फिर घ नंबर व्याकरण का प्रश्न, सिंह पद पद्धति ही गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। सिंह के पैरों की पद्धति, चिन्ह, उसकी पद्धति गुफा में प्रविष्ट दिखाई देती है। इस अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, इसमें क्रियापदम बताना है। दृश्यते दिखाई देती है, यह क्रियापद है। तो उत्तर में हम लिख दिया क्रियापदम किम, या दृश्यते, दृश्यते क्रियापद है। आगे फिर प्रश्न है, वनेत्र संस्थस्य जरा समागता, इस वन में यहाँ पर रहते हुए वृद्धावस्था आ गई। अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम, इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? अव्यय उन पदों को कहा जाता है, बहुत बार बताया मैंने, जिनका रूप नहीं चलता। सभी विभक्तियों में, सभी लिंगों में, सभी वचन में एक ही जैसा होता है। यहाँ पर वने धन अत्र है, तो ये अत्र जो शब्द है यही यहाँ पर अव्यय है। अत्र, वने धन अत्र, यहाँ अ संधि से लुप्त हो गया है। कौन सा यहाँ अव्यय पद है? अत्र। इस तरह से लिखेंगे तो व्याकरण का यह प्रश्न आपका पूरा हो जाएगा। अब हम पहुंचे हैं 7वें प्रश्न में। अब हम 7वें प्रश्न में पहुंचे हैं। 7वें प्रश्न में बहुत सारे अव्यय लिखे गए हैं बेटा, और ये अव्यय जो हैं इनको लिख करके हमें वाक्य को पूरा करके कहानी पूर्ण बनाना है। यहाँ पर कुछ अव्यय ऐसे हैं जो एक की जगह 2 बार प्रयुक्त हो सकते हैं। कुछ अव्यय ऐसे हो सकते हैं जिनका प्रयोग ही न हो, कहीं पर एक की बजाय दूसरा अव्यय भी प्रयुक्त हो सकता है। तो बहुत कठिन नियम नहीं है कि वहां पर वही अव्यय होगा, अव्यय को बदल करके भी लिख करके वाक्य पूरा हो सकता है, किया जा सकता है, लेकिन वाक्य एकदम सार्थक बने। वाक्य में कोई ऐसा न हो कि पढ़ने पर उसका अर्थ न निकले। किसी भी अव्यय को लेकर जो उसका अर्थ देता हो वहां पर हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान से देखेंगे तो अपने समझ में आ जाएगा। बार बार कहानी दी रहती हैं और रिक्त स्थान से कहानी को पूरा करने के लिए प्रश्न आता है। लगभग सब परीक्षाओं में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है कि उचित पदों के द्वारा कहानी की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इसमें हमें यह करना है बच्चों, पहले इस प्रश्न को अपनी कॉपी में खूब अच्छे से पूरा अनुच्छेद लिखना है, और उसके बाद जहां जहां खाली स्थान है वहां पर हम सार्थक शब्द रख करके उसको अंडरलाइन कर देंगे, रेखांकित कर देंगे, जिससे पता चले कि हमने इस शब्द को लिख करके कहानी पूर्ण की है। ध्यान से देखें, कश्चन का मतलब होता है कोई, दूरे मतलब दूर में, नीचे मतलब धीरे से या नीचे, यदा मतलब जब, तदा मतलब तब, यदि अगर, तरहि तो, परम किंतु, च और सहसा अचानक। इस तरह से ये शब्द हैं जिनका कि हमें उचित जगह पर प्रयोग करना है, इनका हमें उचित जगह प्रयोग करना है। चले इनको देखते हैं कहां पर क्या हो सकता है। पहले तो कहानी को समझेंगे। एकस्मिन् वने, एक वन में, खाली स्थान है,
व्याधः जलम विस्तीर्य, व्याध मतलब शिकारी, शिकारी जाल को फैलाकर, फिर रिक्त स्थान है, स्थित हो गया, रुक गया। क्रमशः आकाशात, क्रम से, एक एक करके आकाश से, सपरिवार, अपने पूरे परिवार के साथ कबूतरों का राजा, फिर खाली स्थान है, आच्छत आया, खाली स्थान। ताह तंडुलान अपश्यन, कबूतर चावल देखे, फिर खाली स्थान। तेषाम लोभ हो जाता है, उनके अंदर लोभ आ गया, लालच आ गई। परम राजा सहमतः नासीत, लेकिन राजा इससे सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसीत, उसका विचार था, उसका सोचना था, उसकी युक्ति थी कि खाली स्थान है, वने कोपि मनुष्य नास्ति, वन में कोई मनुष्य नहीं है। कुतः तंडुलानाम संभव, कहां से चावलों का आना संभव हो सकता है। फिर खाली स्थान है, राज्ञः उपदेशम अस्वीकृत्य, राजा के उपदेश को न स्वीकार करके, राजा की बात न मान करके, कपोताः तंडुलान खादितुम प्रवृत्ताः, कबूतर चावलों को खाने में प्रवृत्त हो गए, मतलब लग गए सब, और जाले जाल में निपतिताः, फंस गए, आ गए, गिर गए सब। अतः उक्तम, इसलिए कहा गया है, खाली स्थान है, विदधीत न क्रियाम, कार्य को नहीं करना चाहिए। अब हम ऊपर से शब्द लेकर के इनको ठीक से भर करके बनाने की कोशिश करके। एक वन में शिकारी जाल को फैलाकर, कौन शिकारी, कहा उस शिकारी के विषय में कुछ बता नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कश्चन व्याध है, कोई शिकारी। जालम विस्तीर्य, जाल को फैला करके, स्थित हो गया। कहाँ स्थित हो गया, कहा कि जाल के पास रखेंगे तब तो वहां पर कोई आएंगे ही नहीं जीव जंतु, इसलिए वहां से वो दूर रहना चाहेगा, इसलिए यहां पर हम लिख देंगे दूरे, दूर स्थित हो गया। क्रमशः एक एक करके आकाशात सपरिवारः कपूतराज, एक एक करके पूरे परिवार के साथ कबूतरों का राजा क्या किया, वह नीचे ही आगच्छत, नीचे आ गया, नीचे ही लिख दिया यहां पर हमने। फिर कबूतर चावलों को देखे, मतलब जब, यहां पर लिख देंगे यथा, जब कबूतर चावलों को देखे तब उनके अंदर लालच आ गया, तो तदा यहां पर ला गए, तदा। लेकिन राजा सहमत नहीं था, उसका सोचना था कि वन में कोई मनुष्य नहीं है, यदि वन में कोई मनुष्य नहीं है, यहां पर हम यदि लिख देंगे, यदि वन में कोई मनुष्य नहीं है, यहां हम कामा हटाकर तर ही लिख सकते हैं, तर ही यहां रखा जा सकता है वाक्य पूरा करने के लिए। यदि वन में कोई मनुष्य नहीं है तो कहां से चावलों का आना संभव हो सकता है। फिर खाली स्थान है, लेकिन राजा के उपदेश को नहीं मानेंगे, यहां पर आ जाएगा परम, लेकिन राजा का उपदेश न मानकर कबूतर चावलों को खाने में लग गए और जाल में फंस गए, और के लिए यहां पर 6 लिख दिए, इसलिए कहा गया है सहसा विदधीत न क्रिया, अचानक कोई कार्य हमको नहीं करना चाहिए। तो यहां पर खाली स्थान तो नहीं है अभी, लेकिन अगर खाली स्थान बनाकर हम तर ही रख देते हैं ये, तो यह कोई यहां गलती नहीं होगी, सभी शब्दों का प्रयोग भी हो जाएगा। इस तरह से हम कहानी बना सकते हैं। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से इसको एक बार फिर से पढ़ करके कहानी हम समझ लेते हैं। एकस्मिन् वने कश्चन व्याधः
जालम विस्तीर्य दूरे स्थितः क्रमशः आकाशात् सपरिवारः कपोतराजः नीचैः आगच्छत्। यदा कपोताः तण्डुलान् अपश्यन् तदा तेषां लोभो जातः। परं राजा सहमतः नासीत्। तस्य युक्तिः आसीत् यदि वने कोऽपि मनुष्यः नास्ति तर्हि कुतः तण्डुलानां सम्भवः। परं राज्ञः उपदेशम् अस्वीकृत्य कपोताः तण्डुलान् खादितुं प्रवृत्ताः जाले च निपतिताः। सहसा विदधीत न क्रियाम। किसी भी कार्य को हमें अचानक नहीं करना चाहिए। इस तरह से कहानी का अर्थ भी समझ में आ गया और हम कहानी को पूरा कर लिए। जब इन ऊपर लिखे गए शब्दों के अर्थ हम अच्छे से समझ जाते हैं, इसका अर्थ फिर लिखने में कोई हमको दिक्कत नहीं जाती है और पूरा एकदम से अच्छे से हम प्रयोग कर लेते हैं। तो हम इस तरह से कहानी पूरी अपनी कॉपी में लिख लेंगे। तो बच्चों, आज मैंने आपको द्वितीय पाठ का पूरा अभ्यास यहाँ पर बता दिया। तो करेंगे। ये जो योग्यता विस्तार दिया रहता है, यह आपको पढ़ने के लिए है कि आप पढ़ करके इस पाठ से संबंधित और कुछ जानकारियां या व्याकरण से संबंधित जानकारियां स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे आपका ज्ञान थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि पुस्तकें संस्कृत की आपको बाहर कम मिलती हैं, इसलिए पुस्तक के अंदर ही कुछ विशेष बातें, कुछ पुस्तकों के नाम, लेखकों के नाम और उनके बारे में और व्याकरण के संबंध में बताया रहता है। ये समय मिलने पर हमें पढ़ते रहना चाहिए। ये प्रश्न उत्तर या परीक्षा के लिए नहीं दिया जाता है यहाँ पर, ये आपकी योग्यता विस्तार के लिए है। इसको पढ़ते चलेंगे तो हम संस्कृत भाषा के विषय में और अधिक जानकारी करते चलेंगे और व्याकरण का ज्ञान भी धीरे धीरे हमको बढ़ता जाएगा और हम अच्छे से इस भाषा को, इस विषय को समझने में सक्षम हो सकेंगे। मुझे विश्वास है कि सभी बच्चे अब द्वितीय पाठ के पूरे अभ्यास को बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे। कोई भी संदेह कभी भी आपके मन में आता है तो निश्चित रूप से आप व्हाट्सएप के माध्यम से या फोन के माध्यम से मुझसे पूछते रहें, क्योंकि कई अभिभावक और कई बच्चे मुझसे बीच बीच में संपर्क कर रहे हैं और उन्हें मैं जहां कहीं कुछ असुविधा या कठिनाई की बात समझ में आती है उसको स्पष्ट कर देता हूं। अगर आपको भी कोई ऐसी दिक्कत आए तो निसंकोच आप मुझसे पूछा करें और पढ़ाई जारी रखें, बाहर न निकलें, ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य का, प्रसन्न होकर के, मन खुश करके, जितने अपने पास जो संसाधन है उनका प्रयोग करके अपने अध्ययन को चलाते रहेंगे। फिर हम अब इसके आगे कुछ और पढ़ेंगे। आज इतना ही बच्चों, क्योंकि अभ्यास का कार्य आपको दे दिया हूं। अब आप अपने अभ्यास में लग जाएं। धन्यवाद।